सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैनुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुख करते हैं खबरों का और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि मंत्रिपरिषद की बैठक आज होनी है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक रखी जाएगी और 2 बजे 8 सिविल लाइंस पर मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। विधानसभा सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों को इस बैठक में मंजूरी मिलेगी। 10% सवर्ण आरक्षण पर भी फैसले की संभावना जताई जा रही है और वहीं कर्ज माफी की गाइडलाइन को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। तो इस लिहाज से आज की ये बैठक बेहद ही खास और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की जाएगी। समय 2 बजे का रखा गया है। 8 सिविल लाइंस पर ही मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। विधानसभा सत्र में लाए जाने वाले जो भी विधेयक है उनको मंजूरी मिलेगी इस बैठक में और 10% सवर्ण आरक्षण पर भी फैसले की संभावना इस बैठक में जताई जा रही है। तो वहीं कर्ज माफी की गाइडलाइन को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। तो बेहद खास बैठक आज होने जा रही है। समय 2 बजे दोपहर। रुक करता है अगली खबर का। आज 15वीं विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा सत्र और आज सदन के हंगामेदार रहने के भी आसार है। बीजेपी ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कर्ज माफी और बेरोजगारी को लेकर सरकार को बीजेपी घेरेगी। 15वीं विधानसभा के सत्र का आज तीसरा दिन है और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस सत्र को शुरू किया जाएगा। आज सदन हंगामेदार रहने के भी आसार जताए जा रहे हैं और बीजेपी ने यानी कि विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी भी पूरी तरह से कर रखी है। पूरी रणनीति बना ली है। कर्ज माफी और बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा रहने वाला है जिसको लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने वाला है। 15वीं विधानसभा के पहले सत्र के दौरान सदन में हंगामे के पूरे आसार है और इसकी एक झलक भी दूसरे ही दिन देखने को भी मिली जब स्पीकर के बधाई भाषण में हंगामा हुआ। कुछ विधायकों ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के अंतिम दिनों के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए तो बीजेपी ने इन सवालों को परंपराओं के खिलाफ बताया। 15वीं विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन ही माननीयों की इस भिड़ंत ने आगे आने वाले संग्राम के संकेत दे दिए। दरअसल सीपी जोशी के विधानसभा अध्यक्ष के पद पर निर्वाचन के बाद बधाई भाषण का दौर चल रहा था। इस दौरान विधायक हनुमान बेनीवाल ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कैलाश मेघवाल को अहंकारी बता डाला। अध्यक्ष महोदय, मैं इस शुभ अवसर पर ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन हम पिछली बार जब विपक्ष में थे, कांग्रेस पार्टी भी विपक्ष में थी, हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव इनकी 170 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की। किस तरह विधायकों को गुंडा बेइज्जती की गई, बाहर निकाला गया, उस चीज को भूले नहीं। और तो और जब 12 तारीख को विधानसभा भंग हो गई, उसके बाद भी आपके पूर्व अध्यक्ष का अहंकार इस तरीके से था। अध्यक्ष महोदय, मैं बोलूंगा पहले। भादरा से विधायक बलराम पूनिया तो इससे 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने पूर्व अध्यक्ष की तुलना राशन डीलर से कर डाली। एक चीज हमें लगा, साहब हम चुनाव जीतने के 2 दिन के बाद विधानसभा के अंदर आए थे, एक कागज पर दस्तखत करवाया गया था। उस कागज पर यह पूछा गया था कि आप मकान कौन सा चाहते हो, हमने लिख के दे दिया। जब हम आए तो वो मकान तो गायब हो गया। साहब ऐसी व्यवस्थाएं विधानसभा में, जनाब ये तो राशन के डीलर करते हैं ऐसा काम। पूर्व अध्यक्ष पर यह आरोप बीजेपी को चुभ गए। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इसका विरोध किया। इस दौरान संयम लोढ़ा और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपनी बात कहते नजर आए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने नियम परंपराओं का हवाला देकर सदन की कार्यवाही से टिप्पणियों को निकालने की बात कही। मैंने कहा है कि सदन की परिपाटी और इसकी गरिमा को बनाए रखना हम सब लोगों का दायित्व है। ऐसे भी अवसर आएंगे जिन अवसरों पर हम अपनी मन की बात कहीं कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन ये पहली बार है
कि अध्यक्ष के सर्वसम्मति से चुनाव के अवसर पर हमने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने का प्रयास किया, यही सदन की गरिमा के खिलाफ है। जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने बीच बचाव किया और आज के दिन ऐसी बातों को गैर जरूरी बताया। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है उस बात में दम है। वास्तव में आज का वक्त ये है कि जब हम लोग नया अध्यक्ष चुनाए सर्वसम्मति से, तो मैं चाहूंगा कि आपने कहा कि कई अफसर आएंगे, जब पोस्टमार्टम होते हैं तो अपनी बात कह सकते हैं। आज हम लोग सब मिलकर के अध्यक्ष का चुनाव किया है, तो आज के दिन हम लोग सब मिलकर के जब अपनी बात कहें उस सीमा में कहें जिससे कि आज के ओकेजन की गरिमा बनी रहे। नवनियुक्त अध्यक्ष सीपी जोशी ने अमर्यादित टिप्पणी को कार्यवाही से निकालने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। बहरहाल आज के ट्रेलर से साबित हो गया कि आने वाले दिनों में पूर्व अध्यक्ष सहित कई मुद्दों को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार संग्राम होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सौरभ ग्रस्ती की रिपोर्ट। तो विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तैयार है। किसान कर्ज माफी और युवाओं के बेरोजगारी भत्ते को लेकर विपक्ष ने गहलोत सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने। दल की बैठक भी हुई, क्या स्ट्रेटेजी प्लान करी है और किस तरह से आप सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेंगे? देखिए, हम चाहते हैं कि विधानसभा का सत्र ज़्यादा से ज़्यादा चले, विधानसभा में तर्कों के आधार पर बात हो, परंतु हम सरकार को इस बात के लिए तो मजबूर करेंगे कि जिन जन घोषणा पत्र को इन्होंने सरकारी दस्तावेज में तब्दील किया और जिन वादों को लेकर ये आए, उन वादों को पूरा करने के लिए इनके पास क्या रोड मैप है। हमारे सारे विधायक सदन में पूर्णतः उपस्थित रहेंगे और सरकार से सवाल भी करेंगे और जवाब भी मांगेंगे। किसान कर्ज माफी और बेरोजगारी जो भत्ता है युवाओं को देने का, उसको लेकर के किस तरह से आप ने रणनीति बनाई है और क्या इस मुद्दे पर भी आप सरकार को घेरेंगे? निश्चित तौर पर दोनों ज्वलंत मुद्दे हैं और इन दोनों मुद्दों पर सरकार से पहले जवाब मांगेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। आपको क्या लगता है, 10 दिन में कर्ज माफी का वादा किया था, सरकार रोज बैठ के कर रही है, कमेटी तक बनाई गई है और रोजाना मंत्री बैठ करके चर्चा करते हैं, तो सरकार तो कदम बढ़ा रही है कि जल्द से जल्द आदेश हो जाएं सबके कर्ज माफी के? देखिए, जब इनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जयपुर में आकर ये बोल गए कि वो यूपीए के तर्ज पर केंद्र सरकार पर दबाव डाल के कर्जा माफ़ी की बात करेंगे और केंद्र सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे, तो अपने आप मंशा साफ हो गई। सरकार केंद्र सरकार से किसानों का कर्जा माफ़ कराना चाहती है। अगर ये करवाना चाहती तो फिर अपने घोषणा पत्र में उन्होंने 10 दिन का क्यों लिखा? अपने संसाधन स्वयं देखने चाहिए थे। और मैं समझता हूँ अब ये जन संघर्ष बनेगा और जन संघर्ष में सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार की नीयत पर आखिर शक कहाँ पर राठौड़ साहब को? 10 दिन की जगह पर 30 दिन गुजर रहे हैं, ये कम समय नहीं है। शक नहीं हो तो क्या हो? तो क्या आपको लगता है लोकसभा के चुनाव में एक बड़ा इशू बनाएंगे आप लोग इससे? स्वतः ही बन जाएगा, बनाने की आवश्यकता नहीं। किसान गांव-गांव में बैठा इंतजार कर रहा है, स्वतः ही इशू बन जाए। तो आपने सुना राजेंद्र राठौड़ ने क्या कुछ कहा। वहीं कल नया स्पीकर भी मिल गया और सीपी जोशी ने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर अपना पदभार संभाला है। 4 बार के विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी का 3 दशक से ज्यादा का सियासी अनुभव विधानसभा के सुचारू संचालन में काम आएगा। सीपी जोशी की नई पारी, प्रोफेसर से विधानसभा अध्यक्ष तक का सफर। बहुमुखी प्रतिभा के धनी और राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता सीपी जोशी को 15वीं विधानसभा में नई और अहम जिम्मेदारी मिली है। विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके सीपी जोशी अब राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंटेरियन भी, और आपने संगठन की क्षमता भी आप में रही है। ये एक नई जिम्मेवारी आपको जो मिली है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपके नाम का प्रस्ताव पक्ष ने, विपक्ष ने और तमाम पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, बीपीटी, हनुमान जी की पार्टी बोतल वाली, इस देश में जिस लोकतंत्र की स्थापना की है, उस लोकतंत्र की संचालन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके आसन की है।
पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं और हम सभी का ध्येय एक ही होता है कि हम सब जनता के लिए और जनता के लिए काम करें। सत्ता पक्ष अपना काम करती है, हम प्रतिपक्ष के नाते जनता के हर हित की रक्षा करना हमारा दायित्व है। उस दायित्व को निभाने का हम भरसक प्रयत्न करेंगे। आसन से हम इतना ही चाहते हैं कि प्रतिपक्ष की मन की भावनाओं को, जो हमारी नहीं है जनता की है, उसको आप तक और इस सदन के माध्यम से राजस्थान की 7 करोड़ जनता को पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। किस्मत के खेल में एक वोट से विधायक बनने से चूके सीपी जोशी का सीएम बनने का सपना भले ही अधूरा रह गया, लेकिन अब वो विधानसभा के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए हैं। साइकोलॉजी में पीएचडी कर सीपी जोशी ने अपने करियर की शुरुआत भले ही एक लेक्चरर के तौर पर की, लेकिन जोशी ने जल्द ही सियासत की पिच पर अपनी पारी की शुरुआत कर दी। साल 1980 में दिग्गजों का टिकट काटकर जोशी को विधायक का टिकट दिया गया और सीपी जोशी ये चुनाव जीतकर 29 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने। सीपी जोशी नाथद्वारा सीट से 4 बार विधायक बन चुके हैं। जोशी 2009 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर मनमोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। इस दौरान सीपी जोशी ने पंचायती राज, ग्रामीण विकास, भूतल परिवहन एवं राजमार्ग और रेल मंत्रालय के मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाई। बाद में सीपी जोशी कांग्रेस के महासचिव बने और उन्हें बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का पार्टी प्रभारी बनाया गया। सीपी जोशी के पार्टी प्रभारी रहते बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ महागठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई। जोशी ने सियासत के साथ ही क्रिकेट में भी हाथ आजमाया और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। बहरहाल सीपी जोशी को विधानसभा अध्यक्ष बनाना कांग्रेस के मिशन 2019 के लिए बेहद अहम है। अशोक गहलोत को सीएम और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाने के बाद सीपी जोशी को ये जिम्मेदारी सौंपकर कांग्रेस ने सूबे की जातीय राजनीति को भी साधने के संकेत दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। रुक करता अगली खबर का। लोकसभा चुनावों में राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने को लेकर कांग्रेस ने मंथन शुरू कर दिया है। यही वजह है कि लोकसभा सीटों के हिसाब से बैठकों का दौर कांग्रेस में जारी है। बुधवार को राजस्थान की 6 लोकसभा सीटों के लिए मैराथन मंथन हुआ, जो कि करीब 9 घंटे तक चला और इस बैठक में उन सीटों के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कई फीडबैक भी दिए। दो 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सत्ता में लौटी कांग्रेस अब 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 25 सीटों पर काबिज होना चाहती है। यही वजह है कि उसके लिए उन सीटों के नेताओं से लेकर स्थानीय पदाधिकारियों तक से फीडबैक लिया जा रहा है। बुधवार को चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, जालोर, सिरोही, अजमेर और जयपुर शहर सीट को लेकर सिविल लाइंस में करीब 9 घंटे तक फीडबैक लिया गया। फीडबैक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे समेत सह प्रभारी मौजूद रहे। कर्ज माफी और पेंशन वृद्धि जैसे फैसलों का अच्छे से प्रचार हो, किसी पैराशूट को पार्टी टिकट न दे, किसी हारे हुए प्रत्याशी पर लोकसभा में दांव न खेला जाए, लंबे वक्त से कुर्सी पर जमे अधिकारियों को हटाया जाए। पार्टी ने जिताऊ उम्मीदवारों के लिए खोज शुरू कर दी है। जल्दी लोकसभा के प्रत्याशियों के नाम भी तय हो जाएंगे। हमने 6 लोकसभा सीट्स के ऊपर तमाम कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए हैं, आगे की रणनीति क्या बनानी है, और हम लोग बहुत जल्द अपने नाम तय करेंगे। और राहुल जी ने जिस प्रकार से आक्रामक प्रचार राजस्थान में किया था विधानसभा चुनाव में, वैसे ही लोकसभा में भी होगा, क्योंकि हमारी तैयारी पूरे जोरों शोर पर है और कार्यकर्ताओं में, नेताओं में बहुत उत्साह है। सरकार बनने के बाद जो हम लोगों ने कदम उठाए हैं उसको जनता ने बहुत अप्रिशिएट किया है और वर्कर्स का फीडबैक भी ये है कि धरातल पर बहुत अच्छे संकेत गए हैं सरकार के निर्माण होने के बाद, और सभी हमारे छोटे बड़े सब कार्यकर्ता एकजुटता से काम करेंगे। पार्टी के सभी नेताओं में, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और 25 का 25 इस बार जीतने का टारगेट कांग्रेस पार्टी ने बताया और इस बार हम 25 की 25 सीट जीतकर आप लोगों को दिखाएंगे। आप प्रभारी मंत्री किसी नाम को लेकर कोई चर्चा हुई है? नामों को लेकर चर्चा नहीं है, जिले में कैसे जीता जाए फीडबैक की चर्चा है। वो प्रभारी मंत्री और संगठन के वरिष्ठ लोग वो चर्चा कैंडिडेट्स की अलग। बैठकों में फिलहाल किसी प्रत्याशी के नाम को लेकर चर्चा नहीं की गई है।
हालांकि कुछ पदाधिकारियों ने अपने हिसाब से कुछ दावेदारों के नाम कागज में लिखकर जरूर सौंपे हैं। बहरहाल कांग्रेस अब तक 9 लोकसभा सीटों को लेकर फीडबैक बैठकें कर चुकी है, जो आगामी दिनों में भी लगातार जारी रहने वाली है। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात कर लेते हैं सर्दी के सितम की। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का सीधा असर थार मरुस्थल पर देखा जा रहा है। सूरज ने मकर राशि में भले ही प्रवेश किया हो, लेकिन उत्तरी सर्द हवाओं के चलते यहां पारा जमाव बिंदु के करीब पहुंच चुका है। बर्फानी हवाओं की बदौलत ग्रामीण इलाकों में फसलों पर बर्फ की चादर बिछने लगी है। आलम यह हो चुका है कि धूप निकलने के बावजूद लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। और संवाददाता राकेश हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। राकेश, सर्दी के तीखे तेवर से जनजीवन किस कदर प्रभावित है? राकेश, देखिए, आप सही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पर्वतीय इलाकों के अंदर बर्फबारी और बरसात हो रही है, उसके कारण से मरुधरा के अंदर भी इसका असर बहुत प्रभावशाली देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि सर्दी का सितम है कि वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। लोग सिर्फ अलाव के सहारे अपना टाइम निकाल रहे हैं कि जल्द से जल्द सूर्यदेव के दर्शन हो जाएं, लेकिन अभी भी 7:15 के अप्रोक्स बजने वाले हैं, लेकिन अभी भी सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। कल का मौसम भी इसी प्रकार रहा और आने वाले कुछ दिनों का मौसम भी इसी प्रकार का रहने वाला है कि बादलों की आवाजाही रहेगी और सूर्यदेव के दर्शन कम ही हो पाएंगे। इसके साथ में अहम बात यह है कि लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों के पास एकमात्र चारा है और वो है अलाव। यहाँ पे कुछ मैं इस समय ट्रॉमा सेंटर के पास में, और यहाँ पर भी लोग अलाव का सहारा लेकर खड़े हैं और प्रयास कर रहे हैं कि अपनी सर्दी से इस तरह से छूटा जा सके। हालांकि बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर टेम्परेचर के अंदर थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अभी जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति ये है कि सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं और यही कारण है कि सर्दी जो है वो निरंतर अपने कह सकते हैं कि बढ़ती जा रही है। लोग उससे खासा परेशान लोग उससे देखने को मिल रहे हैं। यही कारण है कि मौसमी बीमारी इस समय सबसे अधिक हो जाती है और स्वाइन फ्लू हमारे सामने एक सबसे बड़ी चुनौती के स्वरूप यहाँ पर आया हुआ है। स्वाइन फ्लू के कारण से बड़ी संख्या में कैजुअलिटीज भी हुई है, इसके अलावा लोग पॉजिटिव भी पाए गए हैं। तो यही कारण है कि इस समय खास तौर से वो लोग जो कि वृद्ध हैं या जिन्हें सांस की बीमारी है, वो अपनी सेहत का ध्यान रखें और कम जितना हो सके सर्दी से बचने का वो पूरा प्रयास करें, क्योंकि मौजूदा समय के अंदर सर्दी के सितम के साथ में बीमारियों का भी लोगों के ऊपर असर देखने को मिल रहा है। जी राकेश, साथ ही सर्दी के सितम से लोगों की दिनचर्या और कामकाज पर कितना असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? राकेश, देखिए, अगर रेलवेज की बात की जाए, अगर रोडवेज की बात की जाए या फ्लाइट्स की बात की जाए, तो धुंध होने के कारण कई फ्लाइटें डाइवर्ट भी हुई। और इसके अलावा रेलवे की अगर बात की जाए तो रेलवे तय समय से कई ट्रेनें हैं जो देरी से पहुंच रही है। वहीं हाईवेज की बात की जाए तो हाईवेज पे कोहरा होने के कारण रोडवेज की जो बसें हैं, जो और व्हीकल्स हैं, उनकी रफ्तार कम हो गई है। यही कारण है कि आम जनजीवन के अंदर जो पंक्चुअलिटी होनी चाहिए थी, जो बिल्कुल राकेश, इन तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर्दी के तीखे तेवर के चलते लोगों के जनजीवन पर, उनकी दिनचर्या पर, रोजमर्रा के जो काम होते हैं उन पर कितना असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। और अब बात कर लेते हैं स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप की। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है और अब तक प्रदेश में 39 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री का स्वाइन फ्लू ज्ञान लोगों को हैरत में डाल रहा है। पहली बार नहीं हुआ स्वाइन फ्लू। ये मौसमी बीमारियां हैं, ये इन महीनों में 3-4 महीनों में हर साल आती है। जिस बीमारी से सूबे के बाशिंदे दहशत में हैं, छींक आने पर भी अस्पताल में घंटों लाइन में खड़ा रहकर जांच करवा रहे हैं, जिससे 1 जनवरी से 16 जनवरी तक 39 लोगों की मौत हो चुकी हो और 970 से ज्यादा मरीज खौफ के साए में जी रहे हैं। उसे प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर मौसमी बीमारी बता रहे हैं। पहली बार नहीं हुआ स्वाइन फ्लू। ये मौसमी बीमारियां हैं, ये इन महीनों में 3-4 महीनों में हर साल आती है। हम मानते हैं कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को जनता की फिक्र है। वो नहीं चाहते कि जनता में खौफ पैदा हो, लेकिन इसके लिए स्वाइन फ्लू को मौसमी बीमारी बताना, समस्या की गंभीरता को नजरअंदाज करना नहीं तो फिर और क्या है। पिछले 5 साल के आंकड़े उठा के देखो तो आप 2018 में ले लो, 17 में ले लो, 16 में ले लो, 15 में ले लो, जिस तरह कैजुअलिटीज हुई है राजस्थान के अंदर, उससे हम तो पहले से ही अलर्ट होकर काम कर रहे हैं।
रघु शर्मा पिछले 5 साल के आंकड़ों के आधार पर इस साल स्वाइन फ्लू से कम मौतों का दावा कर रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि इन्हीं मौतों पर कांग्रेस कल तक राज्य सरकार का सांस लेना दूभर किए हुए थी। खैर, मंत्री महोदय मौत के आंकड़े उछालकर भले ही अपना और अपनी सरकार को संवेदनशील बताने की कोशिश में जुटे हों, पर सच क्या ये नहीं है कि मौत के आंकड़े मृतक के परिजनों की बेबसी बयान नहीं कर पाते। शायद इसलिए मंत्री जी आपको स्वाइन फ्लू से मौत के बाद बेईमानी लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो स्वाइन फ्लू का कहर लगातार बरकरार है। स्वाइन फ्लू रोग को लेकर हाईकोर्ट भी गंभीर है और हाईकोर्ट ने स्व प्रेरणा से दायर की है जनहित याचिका। आपको बता दें कि जस्टिस संगीत लोढ़ा की खंडपीठ में सुनवाई होनी है। एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाना भी प्रस्तावित है और कमेटी के सदस्यों के नाम रखे जा सकते हैं खंडपीठ के समक्ष। और अब तक 39 लोगों की मौत हुई है। तो स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अब हाईकोर्ट भी गंभीर हुआ है और स्व प्रेरणा से जनहित याचिका भी दायर की गई थी। जस्टिस संगीत लोढ़ा की खंडपीठ में सुनवाई होनी है। एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाना भी प्रस्तावित है। कमेटी के सदस्यों के नाम खंडपीठ के समक्ष रखे जा सकते हैं और अब तक आपको बता दें कि प्रदेश में 39 लोगों की मौत हो चुकी है। रुक करता अगली खबर का। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में आज फैसला आने वाला है। पिछली सुनवाई पर पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम समेत चारों आरोपियों को दोषी करार दिया था और आज कोर्ट चारों दोषियों को सजा सुनाएगा। खास बात यह है कि आज राम रहीम समेत चारों दोषियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।